आज हम लोग यहाँ न्यूट्रिशन मंथ के लिए यहाँ मेडिवर्सल में इकट्ठा हुए हैं और खासकर महिलाओं की स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए डिफरेंट पहलुओं पे ऑर्थोपेडिक में कैसे हम लोग उनका ख्याल रख सकते हैं, बाकी खासकर प्रेगनेंसी में उनकी डाइट कैसी होनी चाहिए ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर एक जानकारी शेयर करने के लिए यहाँ आए। क्या कुछ क्या जानकारी दी गई है? जानकारी तो सबसे ज़्यादा दी गई है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा जो कॉमन होती है प्रेगनेंसी में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है और लैक्टेशन, 2 फेज होती है प्रेग्नेंट महिलाओं के फेज में, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो माँ अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो पूरा का पूरा खानदान उनका ख्याल रखता है, लेकिन जब लैक्टेशन होती है तो कोई उनका ख्याल नहीं रख पाता है। तो मेन पर्पस ये है कि प्रेगनेंसी के बाद भी आप माँ का, खासकर महिलाओं का ख्याल इतना रखा जाए ताकि वो हड्डियों की बहुत सारी बीमारियां, खासकर जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जिस कारण यहाँ तक कि हड्डियां वीक हो जाती हैं कि वो एक छींकने या खांसने से हड्डियां टूट जाती हैं। उस कंडीशन में भी उनकी हड्डियां कैसे मजबूत रह पाएं, ये हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं। सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं, प्रेगनेंसी के बाद भी माँ के स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रखना है और खासकर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उनकी प्रोटीन की सप्लीमेंट कैसे बढ़ाई जाए ताकि उनकी हड्डियों की ताकत बढ़ सके। ठीक। और इसकी इनका भी मैम जरा ये प्रेगनेंसी डाइट। जी हाँ, आप सब सबको जानना, मैम थोड़ा सामने आ जाइए, सबको जानना। और थोड़ा सा क्या कुछ मैम थोड़ा और अब आप मैम डाइट क्या होना चाहिए प्रेगनेंसी में? इधर से जी। प्रेगनेंसी में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनको एनीमिया की शिकार हो जाती हैं, जिनको हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। तो प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी ये ज़रूर ध्यान देना है कि महिलाओं में एनीमिया ना हो, खून की कमी ना हो, क्योंकि अगर खून की कमी होगी तो उनके बच्चे भी बहुत इफेक्ट होंगे। तो अवेयरनेस यही है कि महिलाएं 6 बच्चे के जन्म के बाद 1 घंटे के भीतर अपना स्तनपान कराएं, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग दें, 6 महीने तक बच्चे भी ब्रेस्ट फीडिंग लें। और जो महिलाएं हैं वो अच्छा हाई प्रोटीन आयरन रिच डाइट लें। ये एक प्रोटीन डाइट बना हुआ है। जी हाँ, इस पे सारा कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। क्या नहीं खाना चाहिए जब हमारी प्रेगनेंसी होती है, तो कैफीन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जंक फूड नहीं लेना चाहिए, रॉ मिल्क हमें नहीं लेना चाहिए। हमें जो भी लेना है वो हमें अच्छा न्यूट्रिशन, जैसे पल्सेस हम ले सकते हैं, लेग्यूम्स हम ले सकते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, फ्रेश फ्रूट ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, लीन मीट, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स, कुक्ड एग ले सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ आयरन होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो कैल्शियम का अच्छा सोर्स होता है। दही हमारे डाइट में एकदम होना चाहिए। मेरा नाम प्रिया दुबे हुआ, मैं यहाँ चीफ डाइटिशियन मेडिवर्सल हॉस्पिटल में अभी कार्यरत हूँ। जिसमें कि अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो पिक्चर है एक यंग लेडी का है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये एक ओल्ड लेडी का है। तो कहने का इसका मेन पर्पस ये है कि आप बाहर से देखने में भले ही यंग लगे, लेकिन आपके अंदर बुढ़ापे वाली बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। द पर्पस इज दिस। सो क्या हो सकती है कि ओल्ड एज में आपको जो यंग एज में ही आजकल ओल्ड एज में बहुत बीमारियां हो रही हैं, इसका कारण क्या हो सकता है? मोटापा सबसे बड़ा कारण है। और इसके कारण क्या इफेक्ट हो सकती है ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स में? उसमें होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, वो भी कहाँ सबसे ज्यादा कॉमनली नी पे, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट उस घुटने पर पड़ता है आपका। ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें कि आपकी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो वीकेंड हो जाती है, और इतनी वीकेंड हो जाती है कि छींकने या खांसने से हड्डियां टूट जाती है। क्रोनिक पेन, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पेन होना, हम लोग एक और कहते हैं रिपीटिव स्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें कि एक ही काम को बार बार करने के कारण टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर्स, इस तरह की परेशानियां बहुत कॉमनली होती हैं। सो कमिंग ऑन टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, गठिया, इसको नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं गठिया। ये क्या होती है? तो नॉर्मली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है या आर्थराइटिस कह लें, वो 2 तरीके की होती है। एक तो होती है नॉन इन्फ्लामेटरी, एक होती है इन्फ्लामेटरी। नॉन इन्फ्लामेटरी का मतलब एज के कारण या वेट के बढ़ने के कारण होती है। इन्फ्लामेटरी का मतलब होता है जो कि आपकी डीएनए में है, जो कि आपको अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स के थ्रू मिलती है चीजें। तो अभी हम लोग यहाँ पर ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि नॉन इन्फ्लामेटरी या डिजेनरेटिव कंडीशन होती है उसके बारे में कोई डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमनली इफेक्ट करती है हमारे घुटनों को, हमारी नीज को। तो हमारी नी के ऊपर एक कार्टिलेज की लेयर रहती है, एज द एज प्रोग्रेस करती है कार्टिलेज की लेयर डिप्लीट करती है। लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न आज के डेट में हमारे यहाँ ये है कि जो बीमारी होनी चाहिए थी 60 साल में वो हो रही है 30 साल के लोगों को हो रही है। द मेजर कंसर्न इज दिस वन। ये क्यों हो रही है? इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आवर लाइफस्टाइल। हमें अपने आप के वक्त ही नहीं मिल पाता है, हम अपने आप का ख्याल नहीं रख पाते हैं। फिटनेस के नाम पर सिर्फ हम KFC एंड मैकडी
के चक्कर में पड़ते हैं, इसीलिए टाइम नहीं है इनफैक्ट हमारे पास। जो नी पे लोड पड़ता है वो एक्सेसिव लोड पड़ने के कारण जो डिजेनरेशन लेट होना चाहिए वो पहले हो रहा होता है। गौर से देखते हैं ये हमारे नॉर्मल जॉइंट है। एज द एज प्रोग्रेसेस, एज द वेट इंक्रीजेस, नी के अंदर वाले भाग में मिडिल साइड में आपके जो डिजेनरेशन होती है पहले होती है, तो नी में डिफॉर्मिटीज या कि वेरस या पेल्विस डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, ये वो कंडीशन होती है। अगर उसी का दूसरा एक फेस देखेंगे तो ये, तो नी के कार्टिलेज इस तरह से वियर आउट कर जाते हैं। जब वियर करेंगे तो दो नेकेड बोने पिन्स कह लीजिए एक दूसरे से टच करते हैं, तो पेन और ये डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? रिस्क फैक्टर तो एज तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो है ओबेसिटी। तो नॉर्मली ये एज